डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके समक्ष कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के बाद जो मूलभूत परिवर्तन हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, प्रशासनिक ढांचे में जो मूलभूत परिवर्तन हुए उसको हम आज डिस्कस करने का काम करेंगे। मीन्स आज हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस टेकन प्लेस उस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज एग्जिस्टेड इन इंडिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने प्रेषित करना चाह रहा हूँ कि इस बात को लेकर के कि कंपनी की सत्ता रहे या क्राउन की सत्ता स्थापित हो, मीन्स कंपनी के सत्ता को ले लिया जाए और क्राउन की सत्ता को स्थापित किया जाए भारत में, इसको लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ही व्यापक डिबेट्स हुआ। और फाइनली क्या हुआ कि वन एक्ट वाज पास्ड, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसके द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसी को आज हम लोग समझेंगे। इसमें यह कहा गया कि जो कंपनी का पावर जो है उसको हस्तांतरित कर दिया गया, किसको? क्राउन मीन्स कंपनी इन प्लेस ऑफ कंपनी द पावर शिफ्टेड टू क्राउन, मीन्स कंपनी की सत्ता को क्राउन को हैंड ओवर कर दिया गया, क्राउन को के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरी बात जो कही गई कि जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करते थे, कार्यकारी संस्था हुआ करती थी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, एबोलिश्ड कर दिया गया। इसके जगह पे क्या किया गया? एक न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, कार्यकारी बॉडी बनाई गई, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, और वो जो इंडियन पोर्टफोलियो था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई थी, मीन्स इन जो भारतीय विषय, जैसे हम कहते हैं कि केंद्र का सब्जेक्ट है, केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है, इसी तरह से भारतीय विषय, भारतीय मैटर को डील करने का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेंगे, और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक काउंसिल होगी जिसमें 15 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे, और उसमें 7 मेंबर इलेक्टेड बाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें 7 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और 8 मेंबर जो है क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। टोटल 15 मेंबर होंगे, 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और 8 जो है क्राउन के द्वारा किए जाएंगे। दूसरी बात ये की गई, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा इसकी सैलरी और अलाउंसेस जो भी दिया जाएगा वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो रही है यहाँ से। और जो इंडिया में, जैसे ये तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए, इंडिया में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, तो एक और पोस्ट बनाई गई थी जिसको वायसराय का पदनाम दिया गया था, वायसराय। और वायसराय की नियुक्ति कौन करेगा? तो वायसराय की नियुक्ति सीधे क्राउन के द्वारा की जाएगी। और अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज वेयर मेड बाय द ओपन कंपटीशन, मीन्स कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज के द्वारा जो अपॉइंटमेंट होंगे वो कंपटीशन के माध्यम से होंगे। अब कोई अपॉइंटमेंट नॉमिनेट नहीं होगा, फेयर कंपटीशन के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, इसको हिंदी में कहेंगे कि महारानी की घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र, इसके नाम से जानते हैं। यह 1 नवंबर 1858 को यह जो है लॉर्ड केनिन द फर्स्ट वायसराय जो थे, उन्होंने ये इसको प्रसारित किया था। इसके अंतर्गत कौन सी बात की गई थी? पहली बात ये की गई थी कि
अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो ब्रिटिश क्राउन का राज्य है और इसमें भारतीयों के किसी भी सोशल और रिलीजियस मैटर में, सामाजिक और धार्मिक मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि जो भारतीय लोग हैं और या यूरोपीय लोग हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इक्वालिटी देखी जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि ये केवल पेपर वर्क था, ऐसा किया नहीं गया, लेकिन घोषणा की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात ये कही गई कि जितने भी भारतीय लोग जो विद्रोह में शामिल हुए थे उन सबको माफ़ी दे दी गई। केवल उनमें से उन लोगों को माफ़ी नहीं दी गई जिन्होंने किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या की थी। ऐसे लोग जो किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या किए थे उनके पर जो है धाराएं रहेंगी। लेकिन जो और भी जो लोग थे जो 57 के विद्रोह में भागीदारी लिए थे उनको माफ़ी दे दी गई। और ये एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि भारत के में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, उद्योग को डेवलप करने के लिए अपना बेस्ट इंड्यूवर लगाएगी, बेस्ट प्रयास लगाएगी। और जो भारतीयों को जो पब्लिक यूटिलिटी चाहिए, यूटिलिटी मतलब होता है कि जो मैक्सिमम फैसिलिटी उनको दी जाए, इसके लिए भी जो है ये गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध है। और गवर्नमेंट ऐसा काम करेगी जिससे मॉरल और मटेरियल मीन्स मतलब वेल्थ भी आए और मॉरलिटी, इथिकल वैल्यू भी भारत में विद्यमान हो। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये सारी क्राउन के द्वारा की जाएगी। और एंड ऑफ द मुगल एंड पेशवा, ये आप जानते ही हैं। और रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट कि अब किसी भी मीन्स डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स और सब्सिडरी अलायंस के द्वारा किसी भी अब प्रिंसली स्टेट का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जो आर्मी में चेंजिंग की गई थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसको 2-3 पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा आज। आर्मी के बारे में कहा गया कि जो आर्टिलरी हुआ करती थी, हैवी गन जिसको कहते हैं, जैसे मशीन गन टाइप में, वो किसी भी इंडियन को नहीं दी जाएगी। ये सारे ब्रिटिश सोल्जर्स के हाथ में रहेगी जो आर्टिलरी होती है। इसका मतलब क्या था कि 57 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के प्रति अंग्रेज जो भारतीयों के प्रति विश्वास की भावना थी उसमें कमी आई और अंग्रेज अब भारतीयों पे किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे। और जो रेशियो था अंग्रेजी सेना का और भारतीय सेना का, तो पहले जो है 2.5 पहले जो है 1:5 हुआ करता था। इसको अब 1:2 किया गया और कहीं कहीं पे 2:5 भी रखा गया। लेकिन बंगाल में यह 1:2 में किया गया। और एक जो लास्ट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर्स को, जर्नल्स को, नेशनलिस्ट पब्लिकेशन को आर्मी कैंप में प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये न्यूज़पेपर राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाएंगी, इससे पुनः विद्रोह हो सकता था। तो इस सारी चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज इतना ही। आज मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करूँगा। थैंक यू।